guys, sorry not guys, my dear future doctors। अच्छा जी, आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक बेसिकली ये है कि सबको पता है कि एमटी कैट रिकंडक्ट हो रहा है सिंध और केपीके में, दो प्रोविंसेस में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइनल रिवीजन के लिए मुझसे नोट्स वगैरह पूछ रहे थे, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे थे कि हम लोग फ़ाइनल रिवीजन कैसे करें, टाइम बहुत कम है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को फ़िज़िक्स, क्योंकि एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या टफ़ सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है एमटी कैट में, और मैंने फ़िज़िक्स के लिए पर्सनली अपनी ये फार्मूला शीट्स जो हैं ये रेडी की थी। इस 3 पेजेस में एमटी कैट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तमाम फार्मूलाज और उसे तो मैं आप लोगों को ये साथ साथ समझाती जाऊँगी, क्योंकि किसी भी डिफरेंट पर्सन की चीज़ को थोड़ा सा पढ़ना डिफ़िकल्ट होता है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊँगी, ठीक है। आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखनी है। इसी के साथ साथ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैंने इस पे बायोलॉजी के लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एफएससी में 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किया था बायोलॉजी में। और है तो हम लोग सबसे पहले अपना फार्मूलाज को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एमडी कैट में जिस जिस सीरीज़ में चैप्टर्स थे उसी तरह उसी सीक्वेंस से हम लोग पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले और वन पॉइंट हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा किसी और स्टूडेंट का कोई इशू है किसी लेक्चर में तो वो मुझे डीएम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हम ये फार्मूला शीट्स अगर किसी को चाहिए तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज जो कि लर्नोलॉजी है उस पर मैंने अपलोड कर दी है हाईलाइट्स में। तो देखेंगे सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमारे पास फार्मूला डी को रिप्रेजेंट करते हैं, डी और ऊपर हम बार लगाते हैं या एरो लगाते हैं, और उसके लिए R2 माइनस R1, R यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। इसके बाद वेलोसिटी का फार्मूला है। वेलोसिटी है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी और उसको एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी कि डिवाइडेड बाय टोटल टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम, ठीक है। इसी के साथ साथ रिलेटिव मोशन का फार्मूला देखेंगे। रिलेटिव मोशन का फार्मूला के लिए अगर कोई भी वैल्यू दी गई है तो उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, √v1² प्लस v2² माइनस 2v1v2 कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अगर थीटा कोई डिफरेंट वैल्यू है, लाइक 27 है, 32 है, इस तरह की वैल्यूज़ हैं तो हम कॉस थीटा, अगर ये कॉज हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हमें कॉज की वैल्यू पता है, जैसे 90 हो गया, 0 हो गया, या 180 है, तो फिर ये कॉज की वैल्यू एलिमिनेट करके हम सिर्फ v1² प्लस v2² और माइनस 2v1v2 और वो वैल्यू पुट करके भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं एवरेज स्पीड के डिफरेंट फार्मूलाज डिस्कस किए गए हैं। एवरेज स्पीड हम डिफरेंट तरीक़ों से डिस्कस करते हैं, अगर डिफरेंट टाइम हो, अगर डिफरेंट टाइम के साथ वेलोसिटी डिफरेंट हो, अगर टाइम एक दूसरे के इक्वल हो, डिफरेंट वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट हो। सो फर्स्ट फार्मूला ऐसा है एवरेज वेलोसिटी का, अगर टाइम भी डिफरेंट हो और डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट हो, ठीक है। टाइम गिवन और डिस्प्लेसमेंट गिवन दोनों डिफरेंट हो तो फार्मूला यूज़ होगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, ठीक है। अगर एवरेज वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है और आपको क्वेश्चन में यानी कि जो डाटा दिया गया है उसमें आपको वेलोसिटी दी गई हो और टाइम दिया गया हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, v1 t1 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल टाइम का प्रोडक्ट प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। नेक्स्ट हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है, अगर टाइम जो है इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम इक्वल हो तो हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे एवरेज का v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, जो हम मीन किसी भी चीज़ के मीन या एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए जो सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं वही फार्मूला हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे अगर टाइम इक्वल है तो। अगर हमारे पास डाटा में हमारे पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट्स गिवन है और दोनों डिफरेंट हैं, इनिशियल और फाइनल दोनों डिफरेंट हैं, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे d1 प्लस d2 इंटू v1 v2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई d1 v2 प्लस d2 v1, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं एवरेज वेलोसिटी का, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो तो। अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी तो फार्मूला यूज़ करेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है और हमें डिस्टेंस और टाइम दिया गया है तो हम यूज़ करेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। अगर हमें एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा वेलोसिटी की वैल्यूज़ दी गई हैं तो अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे 3 इंटू v1 v2 इंटू v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v3 v2 v3 प्लस v3 v1, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हमें एनएस टाइम में फार्मूला फाइंड करने के लिए दिया गया, लाइक हमें पूछा गया हो कि 9th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताएं, 1 to 9 ही 9th सेकंड में कि 9वें सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट था, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे हाफ ए इंटू 2n-1, ठीक है। इसी के साथ ही मैंने छोटा सा फार्मूला ऐड किया हुआ है, ये ग्राफ्स में काम आएगा कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है।
तो ट्रेपीजियम में मैंने छोटा सा एक ट्रेपीजियम ड्रॉ भी किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एक बेस है, इसकी हाइट है, ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ए भी मैंने मेंशन किया है, ए क्या है, बी क्या है, एच क्या है, ए हाइट है, एच जो है ए सॉरी बेस है, एच हाइट है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं फोर्स के फार्मूला की तरफ कि फोर्स क्या होती है। तो देखें, फोर्स का जो फार्मूला है, सिंपलेस्ट फार्मूला एफ इज इक्वल्स टू एम ए पढ़ते हैं हम, लेकिन अगर हम इसके मोमेंटम के टर्म्स में डिस्कस करना हो तो हम लिखेंगे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, और एफ इज इक्वल्स टू, अगर हम एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दें जो कि वेलोसिटी बाय टाइम होता है, तो ये एफ इज इक्वल्स टू एम वी बाई टी बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में देखें तो फार्मूला बनेगा एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्केयर बाय आर। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट न्यूटन है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला होता है मैस इनटू वेलोसिटी। अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में देखेंगे तो हम लिखेंगे पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे एम मैस है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम इसको टू काइनेटिक एनर्जी बाय वी भी लिख सकते हैं। और मोमेंटम के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए यहाँ पे हम फार्मूला देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एफ सी इज इक्वल्स टू पी स्केयर बाय एम आर। पी स्केयर बाय एम आर को हम पी वी बाय टू आर भी लिख सकते हैं। डेरिवेशंस आप लोग कर लेंगे, मैं आप लोगों को जस्ट यहाँ पे जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ। इम्पल्स का फॉर्मूला देखते हैं। इम्पल्स क्या होता है, बेसिकली इम्पल्स प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का। ठीक है, और इम्पल्स को चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे फार्मूला देख रहे हैं एफ सी इज इक्वल्स टू एम टू एफ ओवर एम वन प्लस एम टू। ठीक है, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो का फार्मूला देखेंगे, एफ इज इक्वल्स टू एम वी बाई टी, या अगर हम डेंसिटी की फॉर्म में दिया गया, समटाइम्स न्यूमेरिकल ऐसा पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि डेंसिटी दी होती है वाटर की और हमारे पास मैस नहीं गिवन होता, वॉल्यूम वॉल्यूम होता है या फिर डेंसिटी गिवन होती है, तो हम इसको इस तरह करेंगे कि रो यानी कि डेंसिटी इंटू वी बाई टी। ठीक है, रो ए वी स्क्वेयर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम चैप्टर 3 की तरफ मूव कर चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का फार्मूला देखेंगे एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्राइम, एम वन वी वन प्राइम फाइनल वैल्यूज़ हैं, प्लस एम टू वी टू प्राइम। इसी के साथ साथ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन क्या चीज़ है, इसके लिए हमें फाइनल वेलोसिटी और फाइनल वी वन प्राइम और वी टू प्राइम, इन दोनों के फार्मूलाज हैं एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू वी वन प्लस टू एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू वी टू। तो देखिए, मैंने तो इन फार्मूलाज को ऐसे याद किया था कि दो केसेस हैं, ये दो केसेस की चार प्लेसमेंट है। चारों के चारों केसेस में हमने जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमने एम वन प्लस एम टू ही रखना है। ठीक है, अगर हम वी वन प्राइम फाइंड करें हैं तो पहले हमने एम वन माइनस एम टू कर देना है, और अगर हम वी टू फाइंड करें तो हमने सेकेंड वाले केस में एम टू माइनस एम वन करना है, प्लस टू एम टू की बात करें तो देखें हम लोग यहाँ पे, मैंने तो इसको यूँ याद किया था कि प्लेसमेंट नंबर 1 और प्लेसमेंट नंबर 2, यहाँ प्लेसमेंट नंबर 2 आ गया तो यहाँ पे 2m2 आएगा, और यहाँ पे प्लेसमेंट नंबर 1 है तो 2m1 आएगा। ठीक है, और ये फार्मूला भी समटाइम्स पूछा जाता है, इसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कॉस स्क्वायर थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पर साइंस इंटू साइंस स्क्वायर थीटा। ये इस तरह आता है फार्मूला कि हमें एक स्पेसिफिक एंगल पे काइनेटिक एनर्जी दे दी जाती है और फिर हमें पूछा जाता है कि फला एंगल पे, लाइक 60 डिग्री के एंगल पे बताएं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। या इसी तरह मोमेंटम हमें दे दिया जाता है और मोमेंटम फाइनल मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम दे दिया जाता है, और साथ हमें वैल्यूज दी जाती हैं एंगल की, हम कॉस थीटा लगा के ये सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी दी जाती है कि अगर एक बॉल है वो टॉप पे है किसी हिल की और वहाँ पे पोटेंशियल, वहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री है और पोटेंशियल एनर्जी फला है, और अगर वो नीचे आ रही है, ये इस एंगल पे पहुँच गई है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताएं। तो इस तरह वैल्यूज़ दे दी जाती हैं, आप लोगों ने ये फार्मूलाज को याद रखने हैं। रिलेटिव वेलोसिटीज अगर पूछा जाए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, लाइक हमें दो बॉल्स या दो स्फीयर्स दे दिए जाएं और रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जाए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वी वन माइनस वी टू इज इक्वल्स टू माइनस इंटू वी वन प्राइम माइनस वी टू प्राइम। ठीक है, इसी के साथ साथ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे मूव ऑन कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा कौन सा है, वर्क एनर्जी एंड पावर वाला। देखें, मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रही हूँ, टाइम आप लोगों का सेव कर रही हूँ। अभी तक हमने फोर्स को भी देख लिया है, अब हम वर्क पे आ गए हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो इसमें बेसिक फार्मूला यूज़ होता है वो होता है वर्क किसके इक्वल होता है, डेल्टा ई के, यानी कि टोटल चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी के साथ साथ वर्क डन होता है टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी होता है, या वर्क डन टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी होता है। ठीक है, वर्क को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ डी
वर्क का सिंपल फार्मूला होता है एफ डी यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि किसके इक्वल है एम जी एच। एम जी एच क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच टू माइनस एच वन। और इसी की तरह एफ डी क्या है? वर्क है, और उसको हाफ एम वी टू स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वेयर, जो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। इसी के साथ साथ ये अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, केसेस इन वन डायमेंशन अंडर कंडीशंस। अगर हमें कंडीशंस दे दी जाए कि मैस m1 और मैस m2 इक्वल है और मैस m2 रेस्ट की फॉर्म में है, तो v1 प्राइम v2 के इक्वल होगा और v2 प्राइम v1 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ वेलोसिटीज़ इंटरचेंज होंगी, वेलोसिटीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। समटाइम्स इतना टाइम नहीं होता एमडीकेट में कि सॉल्व करने के लिए बैठ जाए हर एमसीक्यू, तो आप लोगों ने जस्ट ये देखना है कि मैसेज इक्वल है और हमारा मैथ नंबर जो 2 है वो रेस्ट में है, तो आपने जस्ट वेलोसिटीज़ इंटरचेंज कर देनी है। फॉर एग्जांपल अगर v1 आपको दी गई है 15, ठीक है, और v2 दी गई है 30, तो अगर v1 प्राइम पूछेंगे तो आपने 30 लिख देना है और v1 प्राइम पूछेंगे तो आपने 15 लिख देना है। इसी की तरह सेकंड केस की तरफ मूव ऑन करते हैं कि अगर मैसेज इक्वल हैं m1 इज इक्वल्स टू m2 और v2 फिर जीरो। फर्स्ट केस में था m2 v2 जीरो नहीं है, और सेकंड केस में है कि v2 जीरो है। अब v2 जीरो है, यहाँ पे भी वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो रही हैं कि पहले सेकंड वाली जो बॉडी है वो रेस्ट पे थी, लेकिन कोलिजन के बाद फर्स्ट वाली बॉडी रेस्ट पे आ गई और सेकंड वाली बॉडी फर्स्ट वाली बॉडी की वेलोसिटी के साथ मूव करने लगी है। यहाँ पे भी वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर m2 हमारा वेरी वेरी ग्रेटर है m1 से और v2 ज़ीरो पे है, तो देखें इस केस में आपने ये याद रखना है कि जो हैवियर बॉडी है ना, यहाँ पे हैवियर बॉडी है m2, हैवियर बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, आफ्टर कोलिजन भी वो रेस्ट पे रहेगी और v1 प्राइम उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाएगा। और अगर m1 ग्रेटर है, वेरी वेरी ग्रेटर है m2 से और v2 फिर ज़ीरो पे है, ऐसे केस में जो हमारा v1 प्राइम है वो v1 रहेगा और v2 प्राइम डबल वेलोसिटी के साथ v2 प्राइम, देखें v2 रेस्ट पे है और v2 स्मॉल बॉडी है, जबकि m1 जो है वो हैवियर बॉडी है। हैवियर बॉडी कोलाइड करेगी तो वो अपनी उसी वाली वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी जिस वेलोसिटी से वो पहले आ रही थी, और v2 जो कि स्मॉल भी है और पहले रेस्ट पे थी, वो फर्स्ट बॉडी के डबल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखेंगे, अगर इलास्टिक है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो ग्रेटर देन 1 होगी, और अगर 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक होगी। एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट का सिंपल फार्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एम वी यानी कि मोमेंटम ओवर कैपिटल एम यानी कि मास ऑफ द रॉकेट। रिकॉयल ऑफ गन का फार्मूला है वी जी को, इससे वी जी से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस एम बी वी बी। एम बी क्या है? मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गन, वी जी वेलोसिटी ऑफ द गन। 80% लॉन्च मास ऑफ द रॉकेट कंस्टिट्यूट ऑफ द फ्यूल ओनली। एमसीक्यू याद रखेंगे, बुक की लाइन है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से डिस्कस करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा के, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो दो तरह की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और एक होती है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसी होती है कि आप किसी हाइट से एक चीज़ को फेंक रहे हैं और वो ग्राउंड को आके हिट करिए, जबकि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड होती है, यानी कि ग्राउंड से आप एक चीज़ फेंकते हैं और वो फिर ग्राउंड पे आकर रुक जाती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फार्मूला है वो रेंज का वो सिंपल है वी वेलोसिटी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इनटू टाइम। ठीक है, ये सिंपल जो हम डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ते हैं एस इज इक्वल्स टू वी टी, ये उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। आर रेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटू वी आई एक्स यानी कि वेलोसिटी इंटू इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय टाइम। सिंपल फार्मूला है एस इज इक्वल्स टू वी टी वाला, जैसे यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट डिफरेंट तरीके से किया है। ठीक है, ये हमारे पास हाइट का फार्मूला है हाफ जी टी स्क्वायर। ये भी हमारा वही वाला फार्मूला है। अगर हम देखें तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या कहती है? वो कहती है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, तो यहाँ पे जो हाइट का फार्मूला है वो हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और थीटा 90 पे जो हमारी हाइट है वो मैक्सिमम होती है। इसी के साथ साथ जो इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन है उसमें उसकी वेलोसिटी वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स जो फाइनल है वही इनिशियल रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो वो जी टी के इक्वल होगी। और ये हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला है, ये आप याद रखेंगे 4h इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर बाई 2। अगर आप सिर्फ ये एक फार्मूला याद रख लेना तो आप लोग यकीन करें, आई गारंटेड कि आप लोगों का कोई प्रोजेक्टाइल मोशन का फार्मूला गलत नहीं होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, 4h इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर बाई 2। करना क्या है? करना आप लोगों ने ये है कि ऐसी वैल्यूज़ को अलग कर लेना है जो कि डेटा न्यूमेरिकल में दी गई है। ठीक है, डाटा आप लोग अलग करेंगे, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें हाइट दी गई है, रेंज दी गई है या टाइम दिया गया है। जो जो भी दो चीज़ें दी गई हैं उनकी वैल्यूज़ पुट करें और थर्ड को इक्वेशन से एलिमिनेट करके दोनों को कंपेयर करके आप लोग आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं क्या है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन है। हाइट और रेंज और टाइम के सारे फार्मूलाज गिवन हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेंज का फार्मूला। रेंज क्या है?
टू वी एक्स वी वाई बाई जी। वी एक्स वी वाई क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। आर को हम वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई जी भी लिख सकते हैं। और आर, अगर आर देखा जाए मैक्स की फॉर्म में तो आर मैक्स साइन टू थीटा होता है। ठीक है, वी एफ क्या होता है, वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट, और वी एफ एक्स किसके इक्वल होता है, वी आई एक्स के, और वी आई कॉस थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। जबकि वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है और इसका फार्मूला वी आई साइन थीटा माइनस जी टी होता है। हाइट का अगर फार्मूला देखें तो हाइट इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी होता है। टाइम देखें तो टू वी आई साइन थीटा बाई जी। और टी मैक्स के सारे फार्मूलाज को आप लोग देख लेंगे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, किस पॉइंट पे मिनिमम होती है। ठीक है, टी मैक्सिमम टी बाई टू के इक्वल होती है। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि किस पॉइंट पे, ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस पॉइंट पे हाइट और रेंज दोनों के इक्वल होती है। तो 76 डिग्री ऐसा एंगल है जिस पे हाइट और रेंज एक दूसरे के इक्वल होती हैं, और इसको टेन इनवर्स 4 भी कहते हैं। और थीटा 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है। और अगर रेंज पूछा जाए कि रेंज किस पॉइंट पे, किस एंगल पे हाफ होती है, तो 15 डिग्री के एंगल पे रेंज जो है वो मैक्सिमम रेंज की हाफ होती है। वर्क का फार्मूलाज देखते हैं। वर्क है एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि इक्वल है एफ डी कॉस ऑफ थीटा के। इसको हम, अगर हमारे पास जो एंगल है वो साइन थीटा, जो एंगल है वो वर्टिकल डायरेक्शन के साथ दे दिया जाए तो हम एफ क्रॉस थीटा यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और हम साइन थीटा यूज़ करते हैं। वर्क इसके इक्वल है पी डेल्टा वी के इक्वल है। और अगर हम इसको देखें टॉ की फॉर्म में तो टॉ इंटू थीटा, ठीक है, इस फॉर्म में यूज़ होता है। सर्कुलर मोशन में बेसिकली ये फार्मूला यूज़ होता है, वर्क डन इज इक्वल टू टॉ थीटा। इसी के साथ साथ वर्क किस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, किस पॉइंट पे मिनिमम होता है, तो ये देख लेते हैं। वर्क मैक्सिमम होता है 0 डिग्रीज़ पे और नेगेटिव होता है ग्रेटर देन 90 डिग्रीज़ पे। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री वर्क पॉजिटिव रहता है, जैसे ही ग्रेटर देन 90 डिग्री जाता है तो वर्क नेगेटिव हो जाता है। इसी के साथ साथ वर्क जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। और अगर हम चार्ज की फॉर्म में देखें तो डब्ल्यू है क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सेकेंड ईयर में हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि वर्क डन चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। इसी के साथ साथ ये हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है एफ टी स्केयर बाई टू एम और एफ स्केयर बाई टू एम इंटू टू एन माइनस वन। पावर का फार्मूला देखते हैं। पावर किसकी इक्वल होती है, वर्क डन बाय टाइम टेकन। बेसिकली ये है कि कितने टाइम में कितना वर्क किया गया है। और पावर एम जी एच बाई टी, एम जी एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की भी इक्वल होती है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगा के भी टाइम से डिवाइड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ पी किसके इक्वल होता है, वी आई के इक्वल भी हो सकता है। वी क्या है और आई क्या है, आई करंट है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है। ये आई स्क्वायर आर अगर हम रेजिस्टेंस की फॉर्म में देखें तो इसके साथ भी यूज़ हो सकता है। और वी स्क्वायर बाय आर ये पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस है। और जो पावर है वो टॉ टॉ इंटू मेगा की इक्वल भी होती है। और पावर अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में देखें, क्योंकि वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी होता है चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के, तो हम इसको पावर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी भी लिख सकते हैं। और इसी के साथ साथ पावर का फार्मूला एफ डेल्टा वी यानी कि एफ वी कॉस ऑफ थीटा भी होता है। एनर्जी देखते हैं। एनर्जी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ये सबको पता है। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच का, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी का 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा वी क्यू के इक्वल होता है। और काइनेटिक एनर्जी देखते हैं पी स्क्वायर बाई टू एम या पी वी बाई टू। और काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी होता है। मैं ऑलरेडी ही बहुत स्पीड से पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को लेक्चर 2x पे करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सारी सिंपलर बातें हैं, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो आई विल श्योरली गिव यू द एक्सप्लेनेशन। चैप्टर नंबर 5 आ गया है हमारा, सर्कुलर मोशन। फर्स्ट टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू आर ऑफ थीटा, आर थीटा। और अगर हमने आर फाइंड करना हो तो हम इसको एस बाय थीटा भी कर सकते हैं। हम इसका यूनिट्स को देखते हैं कि रेडियन इसका यूनिट हो सकता है, डिग्री हो सकता है और रेवोल्यूशन हो सकता है, जबकि ऐसा यूनिट इसका रेडियन होता है। ठीक है, 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 360 डिग्रीज़ के, और वो 1 रेवोल्यूशन के इक्वल होता है। 1 रेवोल्यूशन एक पूरा सर्कल कवर कर रहे हैं तो ये उसको पूरा रेवोल्यूशन कहेंगे। और एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज़ होते हैं, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। अगर हम हाफ को देखें यानी कि 180, तो हम कहेंगे हाफ रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन ओनली। ठीक है, कन्वर्जन ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखेंगे कन्वर्जन का, कि डिग्रीज से कन्वर्जन कैसे होती है रेडियन में और रेडियन की कैसे होती है। तो देखेंगे अगर हमने डिग्रीज को कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री होता है पाई बाई 180 का वैल्यू पुट करेंगे। और अगर हम इसको सिंपली 0.0175 से मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं। 1 रेडियन होता है 180 बाई पाई और 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज होता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 0.159 रेवोल्यूशन भी हमने कन्वर्जन कर ली है। और अगर यूँ पूछा जाए कि कौन सा ग्रेटर है, तो हम सबसे पहले रेवोल्यूशन ग्रेटेस्ट है, फिर रेडियन आएगा, फिर डिग्री आएगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है कह रही है, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसको 2 पाई रेडियन, क्योंकि हमारा एंगुलर वेलोसिटी 2, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन और टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओमेगा ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक, अगर हमें
सेकंड हैंड की बात की जाए तो हम 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 1 मिनट या 1 मिनट को 60 सेकंड्स भी कर सकते हैं। अगर मिनट हैंड क्लॉक हो तो हम करेंगे 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड्स। और अगर आवर हैंड हो तो हम इसको 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 12 × 60 मिनट्स करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन को किसके रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम होता है और इसको हम अल्फा टी बाई आर भी कहते हैं। टेंजेंशियल रिलेशन अगर हम देखें तो वी टी यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर के, और वी टी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आएगा तो ओमेगा पहले लिखेंगे और फिर बाद में आर लिखेंगे। लेकिन अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं दिया गया, सिंपली वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया गया, सिंपली पूछा गया तो हम इसको आर ओमेगा लिखेंगे। लेकिन अगर हमसे इसकी वेक्टर फॉर्म पूछी जाए तो ओमेगा पहले लिखेंगे। इसी तरह अगर हमें अल्फ़ा की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? आर इंटू अल्फ़ा के, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फ़ा भी लिखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर फॉर्म का आपने ख्याल रखना है। अगर वेक्टर फॉर्म पूछी जाए तो अल्फ़ा फर्स्ट पहले लिखेंगे और रेडियस बाद में। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया गया तो हम सिंपली आर अल्फ़ा लिखेंगे। नेक्स्ट फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सिंपलेस्ट फार्मूला है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये। अगर हम इसको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखेंगे, अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो वी स्क्वायर बाय आर होगा। और वैल्यूज पुट करते हैं कि एम आर ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 1 ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है, और अगर ओमेगा का स्क्वायर है तो 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, और एम आर एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें पता है कि ओमेगा 2 पाई एफ भी होता है, ठीक है, 2 पाई एफ। तो एम आर एज इट इज़ आ जाएगा। 2 पाई एफ का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर हो जाएगा। और एफ सी किसके इक्वल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स 2 काइनेटिक एनर्जी बाय आर भी होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखते हैं। ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर है। अगर हम इसको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में देखें तो ओमेगा स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर बाई टी स्क्वायर। और इसी तरह ओमेगा 2 पाई एफ होता है या 2 पाई बाई टी होता है। वैल्यू जस्ट पुट करनी है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन अगर हम देखें तो उसको टेंशन इन द स्ट्रिंग किसके इक्वल होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है? एम वी स्क्वायर बाय आर के, और वी किसके इक्वल है? अंडर रूट आर टी बाई एम के। ठीक है, आर को हम दूसरी तरफ ले गए हैं, आर टी कर दिया है और डिवाइडेड बाई एम, और वी का स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लिया है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला है। अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अगर हमें सर्कुलर मोशन सिंपली दी गई हो तो हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कंसीडर करेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए वो हमें स्पेसिफाई करेगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक ही छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया है। इस पे 4 पॉइंट्स दिखाए हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ए पॉइंट पे जो बी पॉइंट पे हमारा एंगल है 0 डिग्रीज, सी पे 90 है, डी पे 180 है और ए पे 270 डिग्रीज है। अब हम लोग वर्टिकल सर्कल का फार्मूला डिस्कस कर रहे थे। तो इसका हमारे पास वेलोसिटी अगर दी गई हो तो इसका शॉर्टकट फार्मूला है ये 3 GR माइनस 2 GR कॉस थीटा अंडर रूट, या इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं। अगर हमें टेंशन दी गई हो तो टेंशन किसके इक्वल होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स के, और वो एम जी कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होती है। और अगर हमें एवरेज फाइंड करनी हो वेलोसिटी की तो उसका हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला है 2 V साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं ए बी सी डी पॉइंट्स पे क्या क्या हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वी की और क्या क्या वैल्यूज़ होंगी टेंशन की। तो देखें, ए पॉइंट जहाँ पे 270 डिग्रीज एंगल है वहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी होगी अंडर रूट 3 GR, और टेंशन होगी एम वी स्क्वायर बाई आर। बी पॉइंट यानी कि टॉप पॉइंट की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे एंगल हमारा 0 डिग्री है, वहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू होगी अंडर रूट GR, और टेंशन इन द स्ट्रिंग होगी एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। सी पॉइंट की बात करें जहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, वहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू होगी अंडर रूट 3 GR और टेंशन होगी एम वी स्क्वायर बाई आर। और इसी तरह डी पॉइंट की बात करें जहाँ पे एंगल है 180 डिग्री, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू होगी अंडर रूट 5 GR, और टेंशन किसकी इक्वल होगी? एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं किसकी? ओके गाइस, तो ये हम लोग गैमा को डिस्कस कर रहे थे कि गैमा सी पी बाई सी वी होता है और इसका कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि ये एक रेशो है और रेशो की ना कोई डायमेंशन होती है और ना कोई यूनिट होता है। मोनोटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू होगी 1.67, डायटोमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू होगी 1.4 और पोलीटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू होगी 1.29, ठीक है। सी पी और सी वी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सी पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी वी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं तो हमारे पास है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन थीटा, ठीक है। थीटा की जगह हम ओमेगा टी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और अगर कॉस थीटा की बात की जाए तो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू होगी तो हम इसको, ये देखें मैंने यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है कि ये यहाँ पे मीन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और अगर कॉस थीटा होगा तो हम एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं, वी इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, या वी नॉट
√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, या v इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, या इसको हम v इज इक्वल्स टू ओमेगा √x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी कहते हैं। अच्छा देखिए, आप लोग ना मैं स्पीड से काफ़ी ज़्यादा स्पीड से सब कुछ ये रिवाइज करवा रही हूँ, आप लोगों ने ना जस्ट अपने माइंड्स में ना टिक करते जाएं, समझें कि एक चेक लिस्ट बना लें और टिक करते जाएं कि हाँ जी ये हमें यहाँ फार्मूला आता है, ये फार्मूला आता है, ये फार्मूला आता है, और जो फार्मूला आप लोगों को नया हो तो उसको अंडरस्टैंड कर लें। अदरवाइज़ आई एम डैम श्योर आप लोगों को भी सारे फार्मूलाज आते होंगे, हम यहाँ पे सिर्फ एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी का हम देखते हैं, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का छोटा सा ग्राफ है, ये समटाइम्स एमसीक्यू आ जाता होता है, और इसका फार्मूला वी इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा है। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओमेगा की वैल्यू 2π/t, ओमेगा की वैल्यू याद रखेंगे 2π/t या 2πf होती है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a = माइनस a sin थीटा या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या इसी के साथ साथ माइनस t/2 अंडर रूट होल स्क्वायर एक्स, या फिर t = 2π√x/a होता है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन को a नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट होता है। और ये फार्मूला, इसका छोटा सा ग्राफ मैंने ये साइड पे ना मेंशन कर दी है, तो देखें ये थर्ड, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है, और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव होती हैं। स्पीड ऑफ वेव की बात करेंगे तो v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है, या लेमडा एफ की जगह 1/t यानी कि लेमडा/t भी हो सकता है। ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग v इज इक्वल्स टू √t/m, या v इज इक्वल्स टू √t ओवर m/l। यहाँ पे मैस पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, इसलिए मैंने नेक्स्ट में मेंशन कर दिया ताकि याद रहे कि यहाँ पे मैस पर यूनिट लेंथ है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे तो v इज इक्वल्स टू √e/q होता है, ठीक है। ई इलास्टिसिटी है हमारे पास। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर v इज इक्वल्स टू √e/ρ, रो डेंसिटी है यहाँ पे, और इज इक्वल्स टू p/ρ भी हो सकता है, इसका वेलोसिटी है। और न्यूटन ने इसकी क्या वैल्यू फाइंड की थी, 280 मीटर पर सेकेंड, और इसके कैलकुलेशंस में 16% एरर आया था, और लैप्लेस ने इसकी करेक्शन की थी, और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाय रो और इज इक्वल्स टू ओमेगा p/ρ, और इसने इसकी वैल्यू v इज इक्वल्स टू 333 मीटर पर सेकेंड फाइंड आउट की थी। स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर, अगर हमें किसी भी टेम्परेचर पे स्पीड फाइंड करनी हो, किसी भी टेम्परेचर पे हाँ स्पीड फाइंड करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है v t इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस 0.61, और जो टेम्परेचर गिवन हो वो लिखेंगे। डिपेंडेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं कि टेम्परेचर किस पे, स्पीड ऑफ साउंड किस किस पे डिपेंड करती है, वेक्टर्स पे और किस पे नहीं करती है। तो याद रखेंगे कि प्रेशर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर हमारे पास 1 atm दिया गया हो या चाहे 5 atm दिया गया हो, स्पीड ऑफ साउंड सेम रहेगी। डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी बढ़ाते जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी, इसी वजह से जो हैवियर गैसेस होती हैं उनमें वेलोसिटी कम होती है। और टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब समर्स होते हैं तो समर में आवाज़ ज़्यादा जो है वो स्पीड के साथ ट्रैवल करती है। और ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, इसी वजह से जो फॉगी डेज होते हैं, जब फॉग होती है तो आप लोग कभी ऑब्जर्व कीजिएगा और आवाज़ निकाल के देखिएगा कि आप लोगों को आवाज़ की जो स्पीड है वो ज़्यादा महसूस होगी। नेक्स्ट हम लोग अब देख रहे हैं स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्प्रिंग के फार्मूलाज और स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, ठीक है। तो स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग पहले देखते हैं कि फर्स्ट हार्मोनिक होता है तो उसकी क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है v इज इक्वल्स टू v/λ, लेमडा किसके इक्वल होता है 2l के। आगे ही वेवलेंथ को हमने डिस्कस कर लिया कि लेमडा 2l के इक्वल होता है, और इसके डायग्राम भी देख सकते हैं। सेकंड हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं स्ट्रेच स्प्रिंग के केस में, ठीक है। और f2 f1 के इक्वल होता है, और v/λ2 या v/l होता है। लेमडा 2 किसके इक्वल होता है, लेमडा 1/2 के, यानी कि l के इक्वल होता है, यानी कि लेमडा 2 लेमडा 1 का हाफ होता है, और फ्रीक्वेंसी डबल होती है, ठीक है। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थी उसका डबल होता है सेकंड हार्मोनिक में, और वेवलेंथ उसकी हाफ होती है। थर्ड हार्मोनिक को हम सेकंड ओवरटोन भी कहते हैं, उसके फार्मूलाज आप लोग देख सकते हैं। आगे हमारे पास है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, जिसके दोनों एंड्स जो हैं वो ओपन हो। अगर दोनों एंड्स ओपन होंगे तब क्या फार्मूलाज होंगे। फर्स्ट हार्मोनिक v इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू v/λ1, और लेमडा 1 की वैल्यू क्या है 2l, ठीक है। डायग्राम आप लोग देख लें कि हमारे पास बोथ एंड्स ओपन में कैसे डायग्राम होगी। सेकंड हार्मोनिक f2 इज इक्वल्स टू 2f1, और लेमडा 2 की वैल्यू l के इक्वल होगी, और थर्ड हार्मोनिक में लेमडा 3 लेमडा 1/3 के इक्वल होगा। जबकि अगर हमारे पास एक एंड ओपन हो, यानी कि एक एंड क्लोज और एक एंड ओपन हो, तो हमारे पास क्या फार्मूलाज होंगे। तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए f1 यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी v/λ1, और v इज इक्वल्स टू 4l, वेवलेंथ इसकी 4l के इक्वल है। थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन इसके क्या इक्वल होगा f3 3f1 के, या v/λ3 इज इक्वल टू 3v/4l। और फिफ्थ हार्मोनिक को हम थर्ड ओवरटोन कहेंगे, सेकंड ओवरटोन कहेंगे सॉरी, और f5 इज इक्वल टू 5f1, ठीक है।
F1 both ends open इज इक्वल टू F1 बोथ वन एंड ओपन। ठीक है, इसी तरह लैम्डा वन बोथ एंड्स ओपन इज इक्वल टू हाफ लैम्डा वन वन एंड। और इसी के साथ साथ वी का हमारे पास जनरल फार्मूला है अंडर रूट टी बाई म्यू, और म्यू क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ। डॉपलर्स इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट का जनरल फार्मूला, अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूव कर रहे हैं तो फार्मूला होगा एफ प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस माइनस म्यू यू नॉट ओवर वी माइनस प्लस म्यू नॉट एस इंटू एफ। और अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ तभी फार्मूला हम देख लेते हैं वी प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस यू नॉट बाई वी इंटू एफ। और ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा सोर्स की तरफ यानी कि सोर्स हमारा स्टेशनरी है तो हमारी वैल्यूज हम न्यूमिरेटर में लिखेंगे वी प्लस यू नॉट। अगर सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ तो प्लस आएगा, और अगर अवे मूव कर रहा है यानी कि दूर जा रहा है तो माइनस आएगा। और अगर सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, ठीक है, सोर्स अब मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ तो वैल्यूज़ हमारे डिनोमिनेटर में आएंगे। अगर ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तो माइनस वैल्यू आएगी, और अगर ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसी के साथ साथ एमसीक्यू देखते हैं कि अगर स्टार अर्थ की तरफ मूव कर रहा है तो ब्लू शिफ्ट होगा यानी कि स्मॉल लेंथ कम होती जा रही है, और अगर स्टार अर्थ से दूर जा रहा है तो रेड शिफ्ट यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ होगी। थर्मोडायनामिक्स हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू या डेल्टा यू क्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल होता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या कहते हैं कि Q1 इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस Q2 या W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। मोलर स्पेसिफिक हीट को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला क्या है Q इज इक्वल्स Q बाई एन डेल्टा टी, या स्पेसिफिक हीट C से रिप्रेजेंट करते हैं Q बाई एम डेल्टा टी। ठीक है, CP जो होती है यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ग्रेटर होती है मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम से, और इसी वजह से CP माइनस CV को R से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे गैमा इज इक्वल्स टू CP माइनस CP ओवर CV ये रेशो है। ठीक है, आगे हम लोग इसकी मोनोटॉमिक डायटोमिक और पोलीटॉमिक गैसेस के लिए इनकी वैल्यूज़ को देख लेते हैं कि मोनोटॉमिक गैस के लिए क्या होगा, डायटोमिक के लिए और पोलीटॉमिक के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास मोनोटॉमिक गैस है, इसके लिए जो रेशो है गैमा की CP बाई CV उसकी वैल्यू 5/3 यानी कि 1.66 होगी। लेकिन अगर हम CV की बात करते हैं तो CV का फार्मूला होता है R ओवर गैमा माइनस 1 जो कि 3R/2 के इक्वल होता है। और अगर CP देखें तो गैमा R ओवर गैमा माइनस 1 5R/2 होता है। ठीक है, डायटोमिक के लिए 7/5 5/2 और 7/2, और इसी तरह पोलीटॉमिक के लिए 9/7 इज इक्वल टू 1.29, और CV क्या है 7R/2 और CP क्या है 9R/2। इसी तरह आइजोथर्मल एडियाबैटिक और आइजोकोरिक प्रोसेसेस में क्या क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, तो देखें आइजोथर्मल प्रोसेस में हीट में कोई चेंज नहीं आता। आइजोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। डेल्टा यूनी यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं आता, वो ज़ीरो होती है। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, टोटल हीट के इक्वल होता है, और E इज इक्वल्स टू P होता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास हीट जो है वो जीरो होती है। एडियाबैटिक नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, वर्क डन माइनस डेल्टा यू यानी कि वर्क होता है इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे। अगर वर्क डन हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, इसी वजह से इंटरनल एनर्जी के साथ हमने माइनस का साइन यूज़ किया है। और एनर्जी किसके इक्वल है, गैमा पी के। और आइजोकोरिक प्रोसेस, आइजोकोरिक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट रहता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कि वर्क का फार्मूला आता है P डेल्टा वी, डेल्टा वी नहीं है, डेल्टा वी जीरो है तो वर्क भी जीरो होगा। और Q यानी कि हीट किसके इक्वल है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, और इसकी E क्या है, इक्वल्स टू इन्फिनिटी है। इसी के साथ साथ हम लोग सेकंड ईयर के चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के हमारे जितने चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ग्राफ्स को हम लोग अगले पेज पे देखते हैं। अभी हम लोग सेकंड ईयर को पहले डिस्कस करेंगे। हम लोग कूलम्स लॉ हमारे पास सबसे पहले है F इज इक्वल टू KQ1Q2/R²। के हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि के की वैल्यू बताएं। ठीक है, और एफ मैट इज इक्वल्स टू एफ वैक्यूम बाय एप्सिलॉन नॉट। और म्यूचुअल फोर्स के कूलम्स लॉ बेसिकली म्यूचुअल फोर्स है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 कूलम किसके इक्वल होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के, और 1 इलेक्ट्रॉन 1/6 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। Q इज इक्वल्स टू NE अगर हमें चार्ज फाइंड आउट करना हो तो। अगर हमें नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड आउट करने हो तो N जितना नंबर है, और E यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करेंगे। ER डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन ER कांस्टेंट होता है। मेटल्स के लिए ER की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और वैक्यूम के लिए मैक्सिमम 1 होती है। इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए ER ग्रेटर देन 1 होता है, जबकि ER हैज़ नो, इसका कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि बेसिकली ये एक रेशो है। E इज इक्वल्स टू F/Q0। ठीक है, और ये इसके वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके यूनिट क्या है न्यूटन, न्यूटन पर कूलम्स। ठीक है, इसको वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। और इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। डेल्टा V यहाँ पे हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है, और डेल्टा R चेंज इन
रेडियस हो गया हमारा, और एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है तो ये हम लोग ने साइंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, आगे मैंने ब्रैकेट्स में लिखा भी हुआ है कि कौन सा फार्मूला किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अगर हमने जीरो लोकेशन फाइंड करनी है सिमिलर चार्जेस के बीच में, तो हमारे पास फार्मूला है आर वन इज इक्वल्स टू आर ओवर क्यू टू बाई क्यू वन प्लस वन। और अगर आर टू पे फाइंड करनी है तो आर टू इज इक्वल्स टू आर ओवर अंडर रूट क्यू वन क्यू टू बाई प्लस वन। ठीक है, और अगर जीरो लोकेशन हमारे पास डिफरेंट चार्जेस हैं वो फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है आर वन इज इक्वल्स टू आर ओवर अंडर रूट क्यू टू बाई क्यू वन माइनस वन। देखिए, सिमिलर चार्जेस में प्लस वन यूज़ करेंगे, नेगेटिव डिफरेंट चार्जेस में माइनस वन यूज़ करेंगे, बाकी फार्मूला हमारे पास सेम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है क्यू बाई ए। क्यू चार्ज है, ए हमारे पास एरिया है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ पे कांस्टेंट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट चार्ज ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किसके इक्वल होता है क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट के। ये इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस के, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्लोजली स्पेस्ड एंड ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, अगर हम लोग फार्मूला को देखें तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है या क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज डेंसिटी वी डी, अगर हमारे पास हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आई बाई एन ई ए। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है इज इक्वल्स टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। ये हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला देख रहे हैं, या इसको माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी भी कहते हैं। एन नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, फेराडेज लॉ को हम डिस्कस करें बेसिकली यहाँ पे। या डेल्टा बी यहाँ पे फ्लक्स है, बी ए कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होता है, यूनिट इसका वीबर होता है। वीबर किसके लिए होता है? टेस्ला मीटर स्क्वायर के, फ्लक्स का यूनिट है। या इसी के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला माइनस एन बी ए कॉज ऑफ थीटा बाई डेल्टा टी भी होता है। ये भी फेराडेज लॉ की एक और फॉर्म है। अगर प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर हो फील्ड लाइंस के तो फार्मूला होगा इज इक्वल्स टू एन बी ए बाय डेल्टा टी। और अगर प्लेन परपेंडिकुलर नहीं है फील्ड्स के तो फार्मूला होगा ई इज इक्वल्स टू माइनस एन बी ए कॉस थीटा बाय डेल्टा टी। इंड्यूस्ड करंट का फार्मूला है एन डेल्टा फाइव बाई आर डेल्टा टी, और आई इज इक्वल टू क्यू डेल्टा टी। क्यू इज इक्वल टू एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा आर इंड्यूस चार्ज है। और इसी के साथ साथ ई इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट साइन थीटा ए सी के लिए। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितना चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क किया है वो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और इसका फार्मूला क्या, इसका यूनिट क्या है? वोल्ट पर कूलम्स आ गया, जूल पर कूलम्स। वर्क का यूनिट जूल, और कूलम चार्ज का यूनिट कूलम, तो ये हो गया जूल पर कूलम। वर्क डन डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी होता है, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, जो कि किसके इक्वल होता है? चार्ज इंटू वी। ठीक है, हाफ एम वी स्क्र इज इक्वल्स टू क्यू वी क्या, अगर हम लोग सिर्फ वी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो अंडर रूट टू क्यू वी बाई एम हो सकता है, या पी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम क्यू वी या अंडर रूट टू एम के ई। इसी के साथ साथ ई इज इक्वल्स टू वी बाई टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारे पास। इसकी सेवरल एप्लीकेशंस आप लोग फाइंड करेंगे, और इसका लाजमी एक एमसीक्यू आता होता है। वी इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर भी हो सकता है। वी मीडियम वी वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर होता है, या वी मीडियम इज इक्वल्स टू वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू बाई आर। जीरो पोटेंशियल लोकेशन का एक ये फार्मूला है। एक फार्मूला मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे भी बताऊंगी, लेकिन आप लोग ये भी देख लें कि आर वन इज इक्वल्स टू क्यू वन आर ओवर आर वन प्लस आर टू, और आर टू किसकी इक्वल है? क्यू टू आर ओवर आर वन प्लस आर। ओके गाइस, तो अगर सिमिलर चार्जेस हो गए, यानी कि दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों चार्जेस नेगेटिव होंगे, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ज़ीरो फील्ड लोकेशन जो है वो इन्फिनिटी पे होगी। ठीक है, ये समटाइम्स एमसीक्यू पूछा जाता है कि इन्फिनिटी पॉइंट पे कब होगी, तो अगर दोनों चार्जेस की नेचर सेम होगी और दोनों चार्जेस ज़ीरो फील्ड लोकेशन में इन्फिनिटी पे होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। इसी वजह से जो सी है वो हमारे कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, सी यहाँ कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका ग्राफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, स्लोप इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप इसका कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका एरिया पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ साथ हम इसका फार्मूला देखते हैं। सी वैक्यूम किसके इक्वल है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के, या सी मीडियम ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी के। इसी तरह एप्सिलॉन आर किसके इक्वल है? ये बेसिकली एक रेशो है सी मीडियम बाय सी वैक्यूम की, और रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। एक बार यहाँ पे याद रखें कि सी मीडियम हमेशा सी वैक्यूम से ग्रेटर होता है, क्योंकि एप्सिलॉन आर हमेशा से ग्रेटर से वन रहता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के डिफरेंट फार्मूलाज हैं हमारे पास। हाफ सी वी स्क्र फार्मूला हो सकता है, हाफ क्यू वी हो सकता है, और क्यू स्क्र बाय टू सी हो सकता है। ये बात रखेंगे, याद रखेंगे कि कैपेसिटर में एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्र ए डी। और अगर एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करनी हो हमने तो हाफ ई स्क्र एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। अब हम इसके केसेस को डिस्कस करते हैं कि कौन से केस में कैपेसिटर अगर कनेक्टेड होगा तो वी सेम रहेगा, कौन से केस में क्यू सेम रहेगा। तो अगर एक कैपेसिटर बैटरी के साथ अटैच है, यानी कि वो चार्ज हो रहा है और वो पैरेलल में अटैच है, तो वो पोटेंशियल जो वी है वो हमारा सेम रहेगा।
सेकंड केस हमारे पास ये है कि अगर कैपेसिटर बैटरी के साथ अटैच नहीं है, यानी कि बैटरी रिमूव हुई हुई है और कनेक्टेड है सीरीज़ में, तो हमारे पास चार्ज सेम रहेगा। थर्ड केस है कि अगर कैपेसिटर कांस्टेंट थिकनेस का है, एरिया और मीडियम भी कांस्टेंट है, तो सी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसी के साथ साथ करंट डिवीजन रूल से देखते हैं आई के फार्मूलाज, यानी कि करंट। तो आई आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू, और आई टू का फार्मूला है आई आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। ठीक है। एक्सेलरेशन है एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू जी। और सीरीज़ कम्बिनेशन, अगर कैपेसिटर का सीरीज़ कम्बिनेशन है तो क्या क्या फार्मूलाज होंगे, तब हमारे पास पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्जेस सिंपली ऐड होंगे, और सी इक्विवेलेंट क्या होगा, सी बाई एन के इक्वल होगा। और अगर इसमें सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी वन सी टू बाई सी वन प्लस सी टू, यानी कि प्रोडक्ट बाय सम। और सी इक्विवेलेंट ग्रेटर होगा सी मिनिमम से। ठीक है। और पैरेलल के केस में हम इसका देख लेते हैं कि चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा और पोटेंशियल सिंपली सम अप होगा, और सी इक्विवेलेंट हमारा ग्रेटर होगा सी मैक्सिमम से। ठीक है। वी इज इक्वल्स टू आई आर फार्मूला है हमारे पास। अब वी इज इक्वल्स टू आई आर, वी इज इक्वल्स टू आई आर है, ये देखें रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस जो है जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं उसका यूनिट है ओहम, और ओहम हमने आगे रिप्रेजेंट भी कर दिया कि कैसा होता है। और कंडक्टेंस जो है वो ओहम का इन्वर्स होता है, और इसका जो फार्मूला है वो मो होता है या ओहम इन्वर्स होता है, और वन बाई रेजिस्टेंस। सीरीज कम्बिनेशन रजिस्टर का होता है, करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, आर इक्विवेलेंट सिंपली एन आर के इक्वल होता है, आर इक्विवेलेंट ग्रेटर होता है आर मैक्सिमम से। पैरेलल कम्बिनेशन में इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये आप लोग देख लेंगे कि आई जो है वो चार्ज सिंपली ऐड होता है, करंट सिंपली ऐड होता है, पोटेंशियल सेम रहता है, आर इक्विवेलेंट वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर बाई एन होता है, और इक्विवेलेंट आर मिनिमम से भी स्मॉल होता है, और इक्विवेलेंट आर वन आर टू और आर वन प्लस आर टू, यानी कि प्रोडक्ट बाय सम। आर सीरीज इक्वल्स टू एन स्क्वेयर आर पैरेलल। ये फार्मूला एम सी क्यू मेरे ख्याल एम टी कैट में इस दफ़ा पूछा गया था, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, या रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। रो किस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है डी स्क्वायर के, या आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है आर स्क्वायर के। कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का इन्वर्स है, उसको होम इन्वर्स या साइमन या मो इसका यूनिट होता है, और इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आर स्क्वायर के या डी स्क्वायर के या फिर एरिया के। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस ओहम हो गई, कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस वन बाय आर है। रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू ए आर बाई एल, इसको ओहम मीटर इसका यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का, और कंडक्टिविटी का इसका इन्वर्स होता है पर ओहम पर मीटर। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि रेजिस्टर्स के केस में आर टी माइनस आर नोट और आर नोट डेल्टा टी, ये यूनिट होता है इसका पर केल्विन। और अगर नेगेटिव के केस में होगा तो फिर रेजिस्टेंट इंडक्टर या सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ये नेगेटिव वैल्यूज़ होंगे। ठीक है। पावर क्या है, पावर इज इक्वल्स टू वी आई है या आई स्क्वायर आर है। सीरीज़ के केस में, पैरेलल के केस में अगर हम देखेंगे तो वी स्क्वायर आर होगा। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ पावर क्या होती है, पी इक्विवेलेंट होता है एन पी के। सीरीज कम्बिनेशन में सॉरी पी इक्विवेलेंट होता है पी बाई एन के इज इक्वल्स टू वन बाई पी वन प्लस वन बाई पी टू प्लस वन बाई पी थ्री। या पी इक्विवेलेंट ग्रेटर होता है पी मिनिमम, पी इक्विवेलेंट स्मॉल होता है पी मिनिमम से, या पी मिनिमम ग्रेटर होता है पी इक्विवेलेंट से। और इसी तरह पैरेलल कम्बिनेशन है पावर का, पी इक्विवेलेंट है एन पी के इक्वल है, या पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री सिंपली ऐड होंगे। पी इक्विवेलेंट हमेशा ग्रेटर होता है पी मैक्सिमम से, और पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थिकनेस ऑफ फिलामेंट के। ठीक है। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इन सीरीज, ब्राइटनेस जो है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस कम होगी। और पैरेलल के केस में ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर के, कि जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होगी उस बल्ब की ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। लॉ ऑफ अल्फा डीके, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। तो अल्फा डीके में क्या होता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को आपने देखना है कि किस चीज़ में डिफरेंस आ रहा है। अल्फा डीके में एटॉमिक एटॉमिक मास जो है वो डिक्रीज़ करता है फोर से, एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज़ करता है टू से, और साथ हीलियम का आर्टिकल बनता है, हीलियम पार्टिकल बनता है। और बीटा डीके भी देख लेंगे। बीटा डीके में हमारे पास इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बीटा भी होता है और नेगेटिव बीटा भी होता है, ये भी देख लेंगे। और लॉ ऑफ गैमा डीके, गैमा डीके में हमारे पास ना चार्ज में कोई डिफरेंस आता है, चेंज आता है, या ही ना ही मैस में आता है, सिर्फ गैमा पार्टिकल रिलीज होता है। हाफ लाइफ के क्या फार्मूलाज होते हैं, हाफ लाइफ टी इज इक्वल टू 0.693, या फिर लॉग टू भी होता है 0.693 के इक्वल। एक्टिविटी का क्या फार्मूला है, माइनस लैम्डा एन या डेल्टा एन बाय डेल्टा टी। और रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स अगर फाइंड करने हो जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू स्मॉल एन। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। डिकेड नंबर ऑफ एटम एन माइनस एन बाई टू और रेज टू द पावर एन।
ठीक है। आगे मैंने आप लोगों के सामने कुछ कांस्टेंट्स लिखे हैं जो कि हमारी बुक में यूज़ हुए हैं। गैस कांस्टेंट आर से रिप्रेजेंट करते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है के से रिप्रेजेंट करेंगे 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। एवोगेड्रोस नंबर है 6.02 10⁻23। कूलम्स कांस्टेंट है 9 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये एप्सिलॉन नॉट है, उसका 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट है 4 पाई 10⁻⁻1 वीबर पर एम्पियर पर मीटर है। प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 10⁻34 जूल सेकंड है। रेडबर्ग्स कांस्टेंट है 1.09 10⁻7 पर मीटर है। जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है हमारा 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर की जी स्क्वायर। सोलर कांस्टेंट है 1.4 वाट पर मीटर स्क्वायर। और फिर 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन के इक्वल है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग है। 1 टेस्ला 10⁻4 गॉस है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट है। 1 किलोवाट 3.6 मेगा जूल है। 1 वीबर 10⁻8 मैक्सवेल है। 1 इलेक्ट्रॉन 1/6 10⁻19 कूलम और 1 कूलम 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन 1/6 10⁻19 जूल्स और 1 क्यूरी 3.7 10⁻10 बैकरल के इक्वल होता है। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे कि 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती हैं। 30 और 60 पे इन्वर्स करेंगे। साइन 91 होता है, कॉस 90 0 होता है और 0 पे इनकी वैल्यूज इन्वर्स होंगे। और 180 पे साइन 180 0 और कॉस 180 -1। इसी के साथ साथ ये हमारे पास छोटे छोटे ग्राफ्स हैं। देखें हाफ वेव का और फुल वेव का। तो ऐसे केस में जो नेटवर्क डन है वो हमेशा से ज़ीरो रहेगा। और हाफ लाइफ कैसे रिप्रेजेंट करती हैं ये देखें। अगर रेक्टिफाई हो जाएगा तो हाफ लाइफ रेक्टिफाई होगी, एक जो है एसी हो गया। और अगर फुल वेव है तो दोनों जो हमारा आउटपुट है वो दोनों केसेस में एसी रहेगा। पल्सेटिंग डीसी है, अगर हम फिल्टर सर्किट यूज़ करेंगे तो ये फिल्टर्ड डीसी इस तरह हो जाएगा। और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज इक्वल टू 1 डायोड और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 4 डायोड या फिर 2 डायोड यूज़ होंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये बात याद रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कांस्टेंट है। ऐसे केस में वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगी। अब हम ये देखते हैं कि ये जो ग्राफ है इसमें एक हमें लाइन नज़र आ रही है जो कि इंक्रीज़ कर रही है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट रहेगी। और एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी सी हमारी जो लाइन है वो टिल्ट कर गई है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, पॉजिटिव वेरिएबल इंक्रीज़ है। और एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। फिर हम देखते हैं कि लाइन हमारी फिर से थोड़ी सी टिल्ट कर गई है। तो ऐसे केस में जो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज़ आ रहा है, पॉजिटिव वेरिएबल डिक्रीज़ है वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि हमारी जो लाइन है वो नीचे की तरफ हमें रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ कर रही है और वेलोसिटी जो है नेगेटिव कांस्टेंट यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन ऐसे केस में जीरो है क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास जीरो है। फिर हम लोगों के पास आगे दो हैं, उसमें भी जो डिस्प्लेसमेंट है नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ कर रही है जबकि वेलोसिटी जो है पॉजिटिव वेरिएबल इंक्रीज़ कर रही है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में डिक्रीज़ कर रही है। फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन जीरो के इक्वल नहीं है। सेकंड केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव और जीरो के इक्वल नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। आगे हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो डिस्टेंस को शो करता है और इसका जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन बताता है। स्ट्रेट लाइन आ गया। वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, डेल्टा वी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। स्लोप किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन के इक्वल है। इन सब का स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल रहेगा। पॉजिटिवली इंक्रीज़ कर रहा है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव यूनिफॉर्म है। फिर हमारी जो इंक्रीज़ करिए नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ करिए तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव वेरिएबल इंक्रीज़ है। फिर इंक्रीज़ करिए नॉन यूनिफॉर्मली तो पॉजिटिव वेरिएबल डिक्रीज़ है। फिर डिक्रीज़ कर रही है यूनिफॉर्मली तो नेगेटिव यूनिफॉर्म है। फिर डिक्रीज़ करिए नॉन यूनिफॉर्म तो नेगेटिव वेरिएबल इंक्रीज़ है। और अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज़ करिए नॉन यूनिफॉर्मली तो एक्सेलरेशन नेगेटिव वेरिएबल डिक्रीज़ है। ठीक है। ये हमारे पास कन्वर्जन्स के हैं फार्मूलाज के, कैसे कैसे हमने टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करना है। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस केल्विन या फ़ारेनहाइट में दिया गया हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। सिंपल फार्मूला लिखेंगे C-0/100 इज इक्वल्स टू F-32 डिवाइडेड बाई 212-32 इज इक्वल्स टू K-273 डिवाइडेड बाई 373-273। ये हमारा टेम्परेचर कन्वर्जन्स का फार्मूला है। या अगर हम इसको सिंपली मैं यूँ भी बताऊँ कि ये इस तरह होगा कि C/100 इज इक्वल्स टू F-32/180 इज इक्वल्स टू K-273/100। ठीक है। आगे हमारे पास फोर्स टाइम ग्राफ है। इसका एरिया जो है ये हमें इम्पल्स देता है। इसी के साथ साथ फोर्स वेलोसिटी ग्राफ है, इसका एरिया हमें पावर देता है। फिर मोमेंटम टाइम ग्राफ है, उसका आप स्लोप देख सकते हैं एफ के इक्वल है यानी कि फोर्स के इक्वल है। आइसोबैरिक प्रोसेस में स्लोप जीरो के इक्वल होता है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया हमें वर्क देता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें जो स्लोप है वो भी जीरो के इक्वल है। प्रेशर वॉल्यूम का केस आप वर्क डन देख सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस देख सकते हैं, पीवी कांस्टेंट है। और ये वर्क टाइम ग्राफ है हमारे पास। और एडियाबैटिक प्रोसेस देख सकते हैं, पीवी गैमा इज इक्वल्स टू पीवी
गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस हैं, और ये फोर्स टाइम, मोमेंटम टाइम, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क और वर्क टाइम ग्राफ है। इसी के साथ साथ ये हमारे पास एक छोटा सा बेसिकली ये फार्मूलाज हैं कन्वर्जन के। अगर हमारे पास पी दिया गया हो तो उसको ई में कैसे कन्वर्ट करना है, पी दिया गया हो तो उसको डिक्रीज़ इन ई, या ये सारे प्रोसेसेस हैं। तो देखें, अगर पी इंक्रीज़ कर रहा है n% से, तो परसेंटेज इंक्रीज़ इन ई को कैसे हम फाइंड करेंगे, ई प्राइम इज इक्वल्स टू ई इंटू 1 + n/100 होल स्क्वायर माइनस 1 × 100। और अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो फिर यहाँ पे ऊपर वाले प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और अगर हम पी की बात करें तो पी इज इक्वल्स टू √1 + n/100। यहाँ पे अंडर रूट आ गया है, बाकी हमारे पास केस सेम है, और यहाँ से हमने स्क्वायर हटा दिया, -1 × 100। और अगर डिक्रीज़ करें तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। रेडियल वेक्टर्स कौन कौन से हैं, एफ सी और ए सी हमारे रेडियल वेक्टर्स हैं। एफ टी यानी कि टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी हैं। और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सियल वेक्टर्स हैं हमारे पास। में पास हमारे पास ये आ जाता है, टॉर्क आ जाता है, और मोमेंटम। ये हम लोगों ने बड़ी तेज़ी तेज़ी से सारे जो हैं फार्मूला शीट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों को ये समझ आए हों और ये जो सारी शॉर्ट लिस्टिंग आई आप लोगों को पसंद आई, और आप लोग केमिस्ट्री और बायो के भी ऐसे ही शॉर्ट लिस्टिंग चाहिए चाहते हो जिसमें आप लोगों का सिलेबस एक ही शॉर्ट में कवर हो जाए, तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं बायो और केमिस्ट्री से रिलेटेड भी वीडियो शूट कर सकूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और आराम से डट के मेहनत करें। बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। टेंशन नहीं लेनी, एंजाइटी नहीं लेनी, और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।